सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे स्मृति जी का। मैम, थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर, आपने हमारे लिए समय निकाला। लेकिन आप सभी लोगों ने स्मृति जी को कई बार बहुत शानदार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जवाब देते हुए सुना होगा। लेकिन एक चीज जो शायद आपकी नजर से चूक गई, वो ये है कि अभी अभी एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के बारे में, और आपको यह सुन के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि स्मृति जी का जो मंत्रालय है वो इस देश के टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्रालयों में से एक है। मैम, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। और हमारे इस शो की थीम जो हम शो कर रहे हैं, यस यू कैन, यस वी कैन। विश्व गुरु अगर भारत बनना चाहता है और हम कहते हैं कि यस वी कैन, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहले तो आप परिभाषित करें कि आज के युग में विश्व गुरु का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली। एक वक्त था हिंदुस्तान में जब गुरु वो जो मार्ग प्रशस्त करता, गुरु वो जो विद्या का दान देता और ज्ञान का भंडार देता। ये हमारी परंपरा रही है। आज के युग में अगर आप प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को टटोलें तो गुरु की अब क्या व्याख्या होगी। तो अगर हम भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं तो पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि शायद हम में कोई कमी है कि हम वो एस्पायर कर रहे हैं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते अगर आप मुझसे पूछें कि क्या वो कमी खलती है कि अब उस एस्पिरेशन की ओर देखकर अब हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी। Sure. क्यों? क्योंकि जब विश्व पर विपदा आई तब भारत ने मात्र अपने ही पॉपुलेशन का, जनसंख्या का संरक्षण नहीं किया, बल्कि अगर आप वैक्सीन मैत्री का भारत सरकार का कार्यक्रम देखें, और मैं यहाँ पर निशांत जी एक चीज़ की अनुमति मांगूंगी। जब मैं सरकार कहती हूँ तब मैं सरकार को राष्ट्र के उत्थान के एक तंत्र के रूप में यहाँ पर व्याख्यान करती हूँ। तो जब वैक्सीन मैत्री जैसा एक कार्यक्रम चला, उस पर बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने शायद चिंतन ना किया हो या चर्चा ना की हो, लेकिन 166 देश में अपने देशवासियों को संरक्षित करने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल पहुंचाना जो भारत में निर्मित हो, साथ ही वैक्सीन पहुंचाना जो भारत में निर्मित हो, इसका मतलब गुरु की नहीं बल्कि अगर माँ की व्याख्या हो तो उसमें भारत विशेषतः कोरोना के वक्त उत्तीर्ण राष्ट्रों में से रहा है। हर देश ने कोरोना के वक्त सिर्फ अपनी सोची, हिंदुस्तान ने न सिर्फ अपनों की सोची बल्कि दुनिया की भी सेवा की। तो अगर आप कहते हैं कि अब उस मुकाम पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए, कई लोग अब इसका विश्लेषण अर्थतंत्र की दृष्टि से करते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर आप पूछें कि हिंदुस्तान की वो क्या काबिलियत है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण है वही आज भी, हम गुरु का व्याख्यान चाहे कैसे भी करें, लेकिन राष्ट्रों में से सर्वोत्तम राष्ट्रों में एक भारत, उसकी वजह से मैं आज अपने देश को देखती हूँ। मैम, आपने जो बताया मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन हाल के दिनों में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आज रक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अग्निवीर को लेकर पूरा चीज़ें स्पष्ट कर दी, लेकिन अभी उसको लेकर हंगामा सड़क पर हो रहा है। कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया, उसकी वजह से हंगामा हो, उस पर भी चीज़ें आ चुकी हैं, तो आई विल नॉट फर्दर एलैबोरेट। उससे पहले सीए एनआरसी को लेकर हमने हंगामा देखा। भारत में कई बार सड़क पर जो लोग उतर रहे हैं, जो हंगामा हो रहा है, जो आगजनी हो रही है, क्या आपको इससे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जो एक छवि है जो बाहर जाती है, उस पर एक चोट पहुंच रही है? और क्या आपको लगता नहीं है कि ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इसको कंटेन करना बहुत जरूरी है? क्या हम मात्र इन बातों पर इसलिए टिप्पणी करें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हो रही है, या पहली हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि हम क्यों अपनों को और अपनी संपत्ति को आग लगाने पर उतारू हैं? एब्सोल्युटली। हमारी सबसे पहली चिंता ये होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। रक्षा मंत्री जी ने, जैसा कि आपने कहा, विस्तार से इस पर अपने भावों को प्रकट किया और विस्तार से इस योजना के एक एक बिंदु पर निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब दिया होगा। प्रथम सवाल मुझे ये पूछना है
क्या ये संभव है कि हम राष्ट्र की संपत्ति को आग लगाकर राष्ट्र के सुरक्षा का संकल्प ले सकें? तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जो देश का जवान बनना चाहता है वो देश का नुकसान नहीं कर रहा, ये मैं कोई ये और है? कहना चाहती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं किसी योजना का लाभ पाना चाहते हैं। हम सब आशावादी हैं कि अपने जीवन में हम आर्थिक प्रगति करें। लेकिन मैं आज जनरल बिपिन रावत का स्मरण करती हूँ। मेरा ये जीवन का सौभाग्यपूर्ण एक अंश रहा कि मैंने जनरल रावत को बड़े करीब से उनके काम को देखा, और उन्होंने सदैव मुझसे कहा कि हिंदुस्तान की फौज में भर्ती होना या हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ना मतलब ये संकल्प लेना है कि आप आरामशुदा जिंदगी नहीं चाहते, आप जीवन भर तपस्या करना चाहते हैं अपनी राष्ट्र की सेवा के लिए। और इसीलिए तपस्या को आप क्या पैसों से तोल सकते हैं? राष्ट्र प्रेम को आप क्या पैसों से तोल सकते हैं? तो आज मैं एक तरफ एक नागरिक होने के नाते, मंत्री, रक्षा मंत्री जी ने हम सब की ओर से तो निश्चित रूप से अपील की होगी, एक माँ होने के नाते, मेरा बेटा 20 साल का है, मैं मात्र ये कह सकती हूँ कि हम अपने घर को आग लगाएं और उस आग में कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, इससे कभी भी घर आबाद नहीं होता और मेरा देश बर्बादी की राह पर नहीं चल सकता। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का संकल्प है। तो हर विषय, हर मुद्दे का जवाब सरकार देती है, हर विषय पर सरकार चर्चा करती है, लेकिन जब आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, हमारे चीफ्स आकर स्वयं इस पर विश्लेषण देते हैं, स्वयं इस पर जवाब देते हैं, तो क्या हमारे चीफ्स का वो कथन हमारे लिए मान्य नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी उनके पीछे उस मैडनेस में एक मेथड था, और क्या वो मेथड एक बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिखाई देता है आपको? बड़ा डायरेक्ट सवाल है ये। देखिए, जो मेथड के माध्यम से आप पॉलिटिकल मैडनेस का विश्लेषण करना चाहते हैं, जी, मैं समझना चाहता हूँ। ये वो मेथड है जिसने सार्वजनिक तौर पर अपने राजनीतिक मंच से कहा कि हम हिंदुस्तान को आग लगा देंगे। ये वो मेथड है जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारने की धमकी देता है। ये वो मेथड है जो ईडी के ऑफिस के सामने टायर जलवा देता है, पुलिस के ऊपर पथराव करा देता है, लेकिन चुनाव कभी नहीं जीत पाता। ये वो मेथड है जिसकी अमेठी की विधानसभा के चुनाव में जो 4 सीटें हैं उस पर जमानत अभी अभी 22 में जब्त हुई है। अब मुझे एकदम से याद आया, आप वायनाड भी गई थी, अब आपका इरादा वहां पर भी जाने का है नहीं, क्या? हमने तो कहा कि उस मेथड को डेमोक्रेटिकली कैसे जूझा जाता नहीं, है लेकिन वो क्या हमने स्मृति अमेठी में जी करके वायनाड दिखाया गई है। तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। धड़कन उसकी बढ़ती है जिसका लगाव हो, जिसका कोई सरोकार नहीं। चलिए, मैं आपसे एक लगाव का सवाल पूछता हूं। कांग्रेस पार्टी को लगाव है राहुल गांधी से, हम सब जानते हैं, लेकिन कितना लगाव है, थोड़ा कैमरा बंद करके पूछिए। लेकिन लगाव कितना है कि सबको बुलाना पड़ा, दिल्ली आओ, ट्रैफिक बंद करो, और 16 लोग पधारे। लेकिन क्या आपको लगता है जो ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कांग्रेस पर होगा एज अ पार्टी? मैं क्योंकि ईडी की प्रवक्ता नहीं हूं इसलिए उस पर एब्सोल्युटली। कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, राजघराना कैसा होता है, चाहे वो राजनीतिक हो। आप सोचिए निशान जी, अगर हम में से किसी को पुलिस वाला कहे कि फला फला तारीख को आना है, आप में से कोई ये कह सकता है अभी मैं व्यस्त हूं जी, मंडे आऊंगा? हम में से अगर कभी भी भगवान न करे किसी से कोई ऐसा कृत्य हो जो कानून को और कानून की परिधि को भंग करता हो, तो क्या हम सर उठाकर चल पाएंगे? हम में से अगर कोई भी कानून के घेरे में आता हो, तो क्या हम दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे कि आओ, जिस ऑफिस में हमको पूछताछ के लिए बुलाया गया है उस ऑफिस पर या तो पथराव करो, या तो टायर जलाओ, या तो गतिरोध स्थापित करो? तो पूछताछ करने वाली एजेंसी अपनी तरफ, प्रश्न उठता है पूछताछ किसके कृत्य से हो रही है? लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो ये कहते हैं बार बार कि ये जो कुछ भी हो रहा है और कई नेताओं पर हो रहा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है।
मैं ये कह रही हूँ कि आज अगर प्रेस के सामने, और जब मैं प्रेस के सामने मुखातिब होती हूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार हमारा जाना पहचाना उस कॉन्फ्रेंस में रहता है। भिन्न भिन्न और भांति भांति प्रकाशन के चैनल्स के लोग रहते हैं जो जी। विस्तार से अपने प्रश्न पूछते हैं। मेरे प्रश्न, और मैंने हाल फिलहाल के 10 दिनों में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी की, उसका ऐसा प्रकोप मैंने देखा कि इंसान की याददाश्त चली गई है। नहीं, लेकिन मैम क्योंकि आपने बोला है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जिनकी याददाश्त अच्छा, चली गई है वो वाली- उनको पद्म भूषण देने की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? अरविंद केजरीवाल कहते हैं सत्येंद्र जैन को पद्म भूषण मिलना चाहिए। मत दो, भूल जाएंगे कहाँ रखा है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। जी। इन 10 दिनों में मैंने 2 प्रेस वार्ताएं की, और उन विषयों से संबंधित जब नेताओं ने वार्ता की तो उन्होंने किसी भी पत्रकार से कोई प्रश्न लिए नहीं। हाँ। दूसरा, जो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने की, दोनों में उनके अपने कृत्यों की वजह से कुछ प्रश्न उठे। आज इस सभागार में कई ऐसे नामचीन व्यक्ति बैठे हैं जिनके बड़े बड़े शायद बिजनेस हों, आपके चैनल के शायद मालिक भी यहाँ बैठे हैं। इस सभागार में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास अपनी मेहनत की कमाई से दिल्ली में 200 बीघा जमीन है? कोई एक ऐसा हो। और यहाँ राष्ट्र की, हमारी जो कैपिटल है, नेशनल कैपिटल के सबसे उत्तम लोग विराजमान हैं। एक भी हाथ इस ऑडियंस में नहीं खड़ा हुआ। कितने ऐसे हैं जो सीनियर्स हैं, मतलब उनका जीवन उन्होंने झोंक दिया कि आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हों, आर्थिक रूप से सशक्त हों, लेकिन एक के पास भी 200 बीघा जमीन नहीं है और एक की भी याददाश्त कोई नहीं है। मेरा बहुत सरल प्रश्न था, उसका उत्तर नहीं आया। आपने कई सारे दूसरा मैंने सवाल किया कि आप 5 या 50 लाख रुपए की कंपनी से बिना कोई बिजनेस किए, बिना कोई काम किए 2000 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, और आप स्वयं जाकर फिर प्रशासन के सामने 6 साल बाद कबूल करते हैं कि जी हाँ, हमने कोई काम नहीं किया। तो निश्चित रूप से आपके 2000 करोड़ की जो उत्पत्ति हुई है, उसका बीज आपने एक ऐसी कंपनी में बोया है जो हवाला एंट्री ऑपरेटर की कंपनी है। बहुत सरल सवाल है। उस सवाल का मूलभूत, उस बीज का जवाब नहीं मिला। जवाब के बदले पुलिस वाले का कॉलर खींचा गया। दक्षिण भारत में एक प्रदेश में पुलिस वाले का सर फोड़ा गया, पूर्वोत्तर में दिल्ली में पुलिस के ऊपर बैरिकेड मारे गए, दफ्तर के सामने टायर जलाया गया। क्योंकि सवाल बहुत ही सिंपल है, साधारण है कि हवाला एंट्री ऑपरेटर के साथ आपका क्या संबंध है? क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कई सारे सवाल रखे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कई सारे वो एक के बाद एक सवाल जुड़े हुए सवाल थे, क्या आपको ऐसा लगता है, और मैं यहाँ पर एज अ ईडी का स्पोक्स पर्सन नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपके लिए, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये केस बनता है, राहुल गांधी को अरेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हूं, एब्सोल्युटली। ना ही मैं इन्वेस्टिगेशन के पश्चात क्या होगा उसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना उचित समझती हूँ। लेकिन हाँ, इन दोनों केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है। कोर्ट के समक्ष एविडेंस प्रस्तुत हो चुका है। कोर्ट ने दोनों इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसलिए मुझे बोलने की कोई दरकार नहीं, ना मेरा कोई अधिकार है। कोर्ट बोल चुका है। एक और जो ईडी के सामने बहुत बार पेश हुए और आपने उनका जिक्र किया, नॉट जस्ट जीजा जी बट द एंटायर फैमिली इज इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट, लेकिन जीजा जी तो उनको टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ईडी के सामने कैसे पेश होना है। वो मैं नहीं जानती। कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि मैं अमेठी में
बीजेपी की प्रतिनिधित्व की वो जो दावेदारी है उसे जीतने के बाद शायद परिवार पर विश्लेषण करने का विशेष अधिकार रखती हूँ अथवा जानकारी रखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन निशान जी, मैं एक दूसरी तरफ से सवाल करती हूँ। हर राजनीतिक दल में कोई ना कोई समर्थक उस राजनीतिक विचारधारा में विश्वास करके कोई ना कोई सहयोग देता है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में भी लोगों ने डोनेशन दी, सहयोग दिया। निश्चित रूप से उन्होंने इस विषय को सोचकर सहयोग दिया होगा कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अथवा इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सहयोग दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। उसमें से एक विचारधारा का अंश था कि उनका एक अखबार, बड़ी ही विशिष्ट परिस्थिति है कि साल 2008 में जो 1930 के दशक से अखबार छापते थे, उन्होंने घोषणा कर दी हम अखबार नहीं छापेंगे, रियल एस्टेट का धंधा करेंगे। शायद ही भारत में कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो प्रिंसिपली अनाउंस करे दैट नाउ वी आर नो लॉन्गर इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, वी आर इन द बिजनेस ऑफ नाउ रियल एस्टेट। The fact that a political party is in business itself should be a matter of reflection. देखिए मैम, ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो ग्लेरिंग हैं, इंक्लूडिंग जो कोर्ट ने कहा। लेकिन एक फैक्ट्स है और दूसरी तरफ परसेप्शन है। परसेप्शन जो है वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने कई बार पेश हुए एंड वो आराम से घूम रहे हैं। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ईडी के सामने पेश किया जा रहा है। मैं इस परसेप्शन पे आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा, और ये परसेप्शन ऑपोजिशन की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा ने खुद बोला। ऑपोजिशन ये प्रस्तुत करने का प्रयास करती है कि ईडी हमको प्रताड़ित कर रही है। जिसको प्रताड़ित करते हैं वो खुलेआम थोड़ी ना खान मार्केट घूमता है। जिसे प्रताड़ित करते हैं वो इटली के, फ्रांस के, यूरोप के चक्कर थोड़ी ना लगाता है हर 2 महीने। अमेठी की वर्तमान सांसद वायनाड हो, वो थोड़ी ना काठमांडू घूमता है, प्रताड़ित अगर इतना हो कोई व्यक्ति। और प्रताड़ित व्यक्ति कभी भी समर्थकों को बुलाकर टायर नहीं जलाता, देश को आग लगा देंगे इसकी घोषणा नहीं करता, भारत के टुकड़े हो जाएं उस उद्घोष का समर्थन नहीं करता। तो आप चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। प्रियम्प्ट कर रहा हूं एक सिचुएशन। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ऐसी संभावना आपको दिखती है कि राहुल गांधी अमेठी में विक्टिम कार्ड खेलें, ये ईडी वाला? अमेठी में विक्टिम कार्ड खेलें ईडी में? मैं कितनी स्तब्ध हूं इस प्रश्न से। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ, क्या कार्ड? जिन्होंने 15 साल जनता को विक्टिमाइज किया वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे? हमने बिसाती नहीं छोड़ी निशांत जी जहां पर कोई खेल खेला जाए। मैं, क्योंकि आपने बिसात की बात की है, या वेल सेड, क्योंकि आपने बिसात की बात की है, एक बिसात क्योंकि राजनीति खेल नहीं है, ये लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं से जुड़ा है। किसी सांसद को या युवराज को राजनीति में लगता हो कि ये खेल है, लेकिन उस गरीब से पूछिए जिसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढांचे से सुविधा की दरकार है, समर्थन की और सहयोग की दरकार है। तो चूंकि वो उनको लगता था कि ये खेल है, मैंने कहा पहले बिसात उठाओ फिर देखी जाएगी। और आप एक की बात क्यों करते हैं? भाई बहन का जोड़ा आया था अमेठी के विधानसभा चुनाव में। महासचिव जी की देखरेख में हमने डिपॉजिट जब्त करा दी भाई साहब। बिसात की आप जिक्र कर रहे हैं, एक बिसात बिछा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से भी वो पंजाब जीते हैं, अब वो गुजरात में वेंचर कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आने वाले समय में जिस लैंडस्केप पर कांग्रेस है उस लैंडस्केप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं बीजेपी के सामने? अगर अरविंद केजरीवाल जी का लक्ष्य यह है कि कांग्रेस के करप्ट प्रैक्टिसेस पे अब उनका मात्र एक अधिकार हो, तो ऐसी सोच उनको मुबारक। मैं अचंभित होती हूँ जब पत्रकार कहते हैं कि केजरीवाल इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द कांग्रेस स्पेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। सो व्हाट इज द कांग्रेस स्पेस इन इंडियन पॉलिटिक्स? Inept and corrupt. If that is what Kejriwal wants to be, that's not my problem. क्या
क्या डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल को स्मृति जी दिल्ली में चैलेंज कर सकती हैं? आप जो इशारा कर रहे हैं वो मैं शायद डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूं, इशारा क्या आप जानबूझ मुख्यमंत्री के बन सकती स्वीकार हैं? भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी थोड़ी ना हूँ जो अमेठी छोड़ के भाग जाएगी। भाई देखिए, हमने दिल्ली में 2 फीमेल मुख्यमंत्री देखे हैं, क्या हम तीसरा फीमेल मुख्यमंत्री देख सकते हैं? दिल्ली में आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख सकते नहीं, देखेंगे। आज इस मंच पर ये कह रहे हैं। शायद मेरे इस सेशन से पहले मेरी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ विराजित थे, आम आदमी पार्टी के एक नेता के साथ। और आप राजेंद्र नगर जाकर पूछिए, चेहरे पे क्या कपड़ा लगाकर जाना पड़ा था क्षेत्र में? तो क्या वो पॉलिटिशियन वाकई में जनता के दिल के करीब है जो बिना कपड़ा अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता अपने ही क्षेत्र में? मैम, कुछ सवाल आपकी मिनिस्ट्री के लिहाज से। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया बालिका पंचायत का, हम उसको पैन इंडिया कब तक देख सकते हैं? ये शुरुआत गुजरात से हुई है और मेरे लिए ये कहना एक गर्व का विषय है कि एक प्रशंसनीय शुरुआत है। महिला और पंचायत, नरेंद्र मोदी जी का विशेष आग्रह रहा है कि महिला को प्रशासनिक ढांचे में किस प्रकार से हम ग्रास रूट पर सशक्त करें। और गुजरात सरकार ने जो बालिका पंचायत की एक शुरुआत की, उसमें जो किशोरी अवस्था की हमारी बेटियां हैं वो कैसे प्रशासनिक तौर पर कुछ अहम मुद्दों पर न सिर्फ अपना विषय, अपना उद्बोधन रखती हैं, बल्कि वहाँ के ज़िला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कर समाधान तक उस विषय को ले जाने में सहयोग देती हैं। ये मेरे लिए एक अद्भुत दृश्य था गुजरात में। और मैं कल ही केवड़िया से लौटी हूँ। मेरे लिए ये एक सुखद संयोग है कि इस कार्यक्रम को अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है 24 जनवरी को। मेरा ये प्रयास है, मेरा ये संकल्प है कि इसे आगामी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर हम रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से देश भर में लेकर जाएं। एक चीज़ हमें समझाइए, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो आप बालिका पंचायत का कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, ये उन बच्चों के लिए, उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ओवरऑल सिस्टम में कैसे वो सिस्टम को पुश करेगा, उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, ये ज़रा बताएं। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की जब शुरुआत की, तब कई लोगों को ये लगा कि एक सरकारी कार्यक्रम है मात्र। आज आप निशान जी, अगर आज इस सभागार से अपने घर की तरफ जाएं और शाम को किसी भी गाड़ी के पीछे देखें, कहीं ना कहीं आपको प्रधानमंत्री जी का वो निवेदन किसी न किसी गाड़ी पर इंगित मिलेगा। इसका मतलब कि वो जनमानस ने स्वीकार किया है कि हाँ, बेटी को बचाना है ठीक, लेकिन साथ ही पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। आज हमारे देश में शायद ही कहीं सार्वजनिक चर्चा का विषय रहा हो, आप अगर विमेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज, इनकी स्ट्रेंथ देखें तो वर्तमान में हमारे देश में 1,90,00,000 औरतें विविध पद पर, कम्युनिटी सर्विसेज इंक्लूडेड, राष्ट्र को सेवा दे रही हैं। हमारे लोकतंत्र में दिस इज द लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ विमेन एवर सर्विंग द नीड्स ऑफ इंडिया। इसमें एक युवा कड़ी जुड़ती है अगर बालिका पंचायत की हम शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल कि भारत के जो शहर हैं वो कैसे महिलाओं के लिए सेफ और बनाए जा सकते हैं। आज आप किसी भी शहर में और किसी भी राज्य में अगर इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस देखते हैं, भारत सरकार कभी इस बात का उल्लेख नहीं करती, बट इट इज कंप्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश भर में जितने भी पुलिस स्टेशंस पर महिला हेल्प डेस्क हैं, दैट इज 100% फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप आज अगर रेलवे स्टेशन पर 980 से ज़्यादा इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं, दैट इज कंप्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देश में 35 महिला हेल्पलाइन चलती हैं, दैट इज कंप्लीटली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 704 मतलब हमारे देश के 90% से ज़्यादा ज़िलों में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है, जहाँ पर एक महिला पुलिस, लीगल, मेडिकल मदद
साइकोसोशल काउंसलिंग एक छत के नीचे प्राप्त कर सकती है, दैट इज कम्प्लीटली 100% फंडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और देश में 700 से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसमें अगर मई का अगर आप आंकड़ा देखें तो 91,000 केसेस का डिस्पोजल गत 2.5 वर्षों में हुआ, दैट इज कम्प्लीटली फंडेड बाय द मोदी गवर्नमेंट। मैम ये इनिशिएटिव्स इनफैक्ट मैं और चाहूंगा अगर जरा मैं निशान जी लोग इसकी सिर्फ तारीफ करें तालियों के साथ। ये हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी की बात हो रही है मैम। इस पे चर्चा नहीं होती कई मैं बार। आपसे यही पूछने जा रहा इस था। पे चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि जब आगजनी होती है तो आप सिर्फ उसकी हेडलाइन नहीं, बनाते मैंने हैं। आपसे इसीलिए पूछा मैम। आपने यहाँ पर 2 मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जो मेरा अगला सवाल नहीं, है। मैं आपसे मुझे जो पूछना लगता है चाह रहा हूँ, नरेंद्र भाई के प्रशासनिक खूबी ये है कि वो समन्वय से सरकार चलाना जानते हैं। आपको याद होगा यूपीए की सरकार का वो वर्ष विशेष जब होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री में इतने झगड़े थे कि पता नहीं चलता था कि किस मंत्री ने किस मंत्रालय को बग किया है। उनमें से एक तो अब नहीं रहे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, लेकिन प्रणब दा की वो सुर्खियों में आने का आपको याद होगा। नरेंद्र भाई ने, चाहे वो पोषण हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, उसमें 18 मंत्रालयों का समन्वय है। अगर मैं आपसे ये मैं सारी बातें अगर मैंने आपसे जो की, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की हो, चाहे महिला हेल्प डेस्क की हो, चाहे हमारे देश के इतिहास में पहली बार हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बने हैं, ये भी फंड्स के अंतर्गत सभी भारत सरकार के मंत्रालयों के समन्वय से चल रहा है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, आपने जो अभी तक हमको मेजर्स बताए वो रिस्पॉन्स सिस्टम के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं उसको ऐसी सिचुएशन को प्रीएम्प्ट करने की बात करूं तो मैं आपसे 2 मॉडल्स शेयर करूंगा और आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं। विमेन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट सियोल का जो है और जेंडर मेन स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट वियना का है। उसमें अर्बन प्लानिंग में ही वो चीजें की जाती हैं जिससे कि महिलाओं के लिए सेफ्टी रहे। क्या हम उस दिशा में थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहे हैं या काफी हम आगे बढ़े हैं? मुझे इस पता बात नहीं। का दुख है कि आप इस बात की जानकारी नहीं रखते कि आज देश भर में प्रमुख शहरों में जो सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की व्यवस्था है वो भी भारत सरकार द्वारा निर्भया फंड के अंतर्गत, और स्मार्ट Fantastic. सिटीज में Very good. प्रोटेक्टेड सर्विसेज फॉर विमेन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इस फंड के अंतर्गत चलती है। अब जो एक चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे वो ये कि मैं थोड़ा एनसीआरबी का 2019 का जो डेटा देख रहा था, जी। उसमें महिलाओं के लिए जो सेफ सिटीज हैं, पहले नंबर पर कोयम्बटूर, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर कोची, फिर मुंबई, फिर बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद। नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, इनकी टॉप 10 सेफ सिटीज में कोई नाम नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? 2-3 विषय मेरी दृष्टि से। पहला, हम इनकरेज करते हैं अब सिस्टमिकली रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। ओके। मैं क्योंकि दिल्ली की पैदाइश हूँ, मैं कह सकती हूँ कि उत्तर भारत में विशेषता बेटियां जब बड़ी होती तो हमसे कहा जाता पुलिस स्टेशन जाना तो दूर की बात है, हमें समाज में भी इस बात की कंप्लेंट नहीं करनी कि अगर आपको कोई प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा हो। ये चीज एक साउथ में नहीं है? सामाजिक मुझे लगता है चेंज आया है ओके। कि अब अगर कोई चुनौती आती है तो महिलाएं झिझकती नहीं है बिफोर रिपोर्टिंग। दूसरा विषय था डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, जिसके लिए विशेष सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करवाया। हमने लेजिस्लेटिवली चेंज ये लेकर प्रस्तुत किया राष्ट्र के सामने कि एक सीमित समय की अवधि में आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तत्पश्चात आपको एविडेंस प्रेजेंट करके कोर्ट के माध्यम से इंसाफ दिलवाना है। और इसीलिए अगर आप एमएचए की व्यवस्था देखें तो आप फोरेंसिक लैब्स को तीव्र गति से राष्ट्र भर में स्थापित करने का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रयास कर रही है। लेकिन निशान जी, ये वर्षों वर्ष की चुनौतियां हैं, कुछ प्रशासनिक, कुछ सामाजिक, कुछ मानसिक, और इसीलिए सरकार की ओर से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का एक तरफ से काम चल रहा है। दूसरा, सार्वजनिक मंचों पर इस विषय पर चर्चा अपने आप में मुझे लगता है एक अहम भूमिका निभा रही है। एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, लेकिन नरेंद्र भाई वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि 1 रुपए में महिला के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध हमारी सरकार कराती है। एक पुरुष का ये कहना, प्रधानमंत्री का ये कहना, लाल किले की प्राचीर से ये कहना अपने आप में पॉलिटिकल और सोशल नैरेटिव में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है।
जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए औरतों के लिए, इस देश में कभी किसी औरत ने किसी नेता के पास जाकर किसी चुनाव में नहीं कहा था कि मेरे लिए एक टॉयलेट बना दीजिए। वो कभी कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। नरेंद्र भाई ने चुनाव जीतने के बाद ही पहले वर्ष में कहा कि हर स्कूल में बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाओ। इट वाज नेवर एन इलेक्शन एजेंडा। बनाया क्यों? क्योंकि वर्षों वर्ष से हम जानते थे कि ड्रॉप आउट को अगर अरेस्ट करना है तो सबसे पहले जिन बेटियों का मासिक धर्म है उस वक्त उनको अलग से टॉयलेट की व्यवस्था चाहिए। और उस एक वर्ष में मेरा ही सौभाग्य रहा कि मैं तब शिक्षा मंत्री थी। हमने प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय कर, राष्ट्र में 70 साल में नहीं बना था एक साल में हर स्कूल में टॉयलेट, हमने बनवाया। लेकिन ये जो 11 करोड़ टॉयलेट्स के पीछे एक न्यूज़ चैनल, मुझे याद है 2013 में एक प्रकाशित हुई थी रिसर्च, 45% ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन हैपेंड व्हेन दे वेंट आउट टू डेफिकेट इन द ओपन। आप सोचिए वो क्या भावना होगी कि एक महिला का बलात्कार तब होता है जब वो खुले में शौच के लिए जाती है। तो टॉयलेट आज बड़ी सरलता से हम लोग और हम राजनेता भी चर्चा करते हैं, बट लुक एट द इम्पैक्ट on the safety and security of women by just building a toilet. मैं घर की बात करूं, 2 करोड़ से ज़्यादा घर प्रधानमंत्री आवास में बने हैं रूरल और अर्बन मिलाकर, जिसमें जॉइंट ओनरशिप अथवा सिंगल ओनरशिप महिला की है। जितने लोग रिसर्च के आदी हैं, आप शायद जानते होंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, उस पर जितनी रिसर्च है विश्व स्तर पे, वायलेंस मात्र तब नहीं थमती जब महिला कमाती है, तब भी होती है। शहरी भागों में महिला जितना कमाती है उतना उसको अपने परिवार में कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, कई बार हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब महिला एसेट ओन करना शुरू करती है तब उसके खिलाफ उसके घर में वायलेंस कम होता है, क्योंकि वो जानते हैं महिला बेसहारा नहीं। तो ये सरल शब्द हैं जो आते हैं स्पीचेस में, लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, जिंदगियां हैं जो बदली हैं। इसी एनसीआरबी के एक डेटा में एक फैक्ट आया जो कि मेरे लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला था, और उसकी वजह और उसका सलूशन दोनों मैं आपसे जानना चाहूँगा। दिल्ली में अभी भी महिलाओं के को लेकर जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? जिस शहर में मैं पली बड़ी, उस शहर के बारे में कुछ चीज़ें मैं खुद क्योंकि भुगत चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, कह सकती हूँ। 80 के दशक में मैंने देखा है, 90 के दशक में हमसे आसपास हर जगह बेटियों को ये कहते सुना है परिवारों को कि कोई छेड़े तो मत बोलो, कोई टोके तो मत बोलो, कोई दुपट्टा खींचे तो मत बोलो। अब औरतें बोलने लगी हैं, रिपोर्ट ज़्यादा होने लगा है। लेकिन दूसरा, आप ये आंकड़ा देखते हैं, मुझे याद है 2012-13 में पॉक्सो का कानून आ रहा था, हमारी पार्टी विपक्ष में थी। मैं राज्यसभा में जब इस विषय पर बोलने के लिए उठी, मुझे याद है तब मैंने तब की सरकार को एक प्रस्ताव दिया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार के पास डेटा होगा। जब हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति, जब हम अपने किसी संस्थान में उसको एम्प्लॉय करें, कम से कम कहीं तो क्रॉस वैलिडेशन हो, पुलिस के चेक हो, लेकिन वो डेटाबेस था नहीं। आज मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास अब जब आप कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, वी हैव ओवर 7 लाख पीपल हु हैव सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन, विमेन, वो डेटाबेस है। दुर्भाग्य है that is 7 lakhs. But at least now we have a system to cross-validate, verify, check before such people are hired. तो जैसे कि मैंने कहा कि व्यवस्थाओं के निर्माण को सबसे ज़्यादा तवज्जो सरकार ने दी, क्योंकि जब आप सुरक्षा की अपेक्षा करते हैं तो क्राइम अगेंस्ट विमेन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि व्यवस्थाओं की दरकार थी। दूसरी चुनौती क्या थी कि इंसाफ की दरकार थी। We never wanted to be vigilantes. We wanted due process of law, which is what now the government is ensuring, due process of law.
मैम वन लास्ट क्वेश्चन, और ये भी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा रूट कॉज कई सारी चीज़ों का वही है। क्या आपको लगता है कि इस देश में पॉपुलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है? क्या आपको ऐसा लगता है? निशान जी, मैं आपका विशेष अभिनंदन करूंगी कि पूरी इस चर्चा में आपने कोई ना कोई तो ऐसी हेडलाइन खोजने की कोशिश की कि आपके प्रमोटर्स जो पहली पंक्ति में बैठे हैं वो तृप्त हो जाएं। हाँ, पहली पंक्ति में बैठे हैं। हाँ, लेकिन जिस विषय पर सरकारी मंच पर बोलना चाहिए उस विषय को चैनल की सुर्खी बनाने का Fair मेरा enough. कोई शौक नहीं। लेकिन हाँ, मैं जाते जाते, क्योंकि इन्होंने मुझसे अंतिम प्रश्न किया है, इनके प्रमोटर्स को तो दिखा दिया आप सबको पहली पंक्ति में। इस सभागार में इनकी धर्मपत्नी भी विराजमान है। अदिति जी कहाँ हैं? उधर है। हाँ। Namaste. So, before your husband signs me off from this conversation, Aditi, it must be a tough life to be the wife of a journalist. Thank you for bearing up. Thank you very much, ma'am. It's an absolute pleasure. It's an absolute honor for us. बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार स्मृति जी का शुक्रिया अदा करें. Thank you very much, ma'am.